हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आई फैक्ट्स और मैं आपके लिए न्यू फैक्ट्स लाया हूँ जिसमें आपको बहुत सी न्यू बातें जानने को मिलेंगी। दोस्तों, हर रोज़ हज़ारों सवाल आपके दिमाग में आते होंगे और जिनमें से कुछ बिना जवाब के ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं बात नहीं करूँगा आपके पर्सनल लाइफ सवालों के बारे में जो आपके दिमाग में उठते हैं। मैं आपसे कुछ अजीब पर इंटरेस्टिंग सवालों पे बात करूँगा और उसके जवाब अजीब गरीब होंगे जो आपको दिलचस्प लगेंगे, और सारे जवाब साइंस और जनरल फैक्ट्स पर आधारित होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि आप हकीकत में कितने स्मार्ट हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप रोज़ शीशे में अपने आप को देखते होंगे, तो मेरा सवाल ये है कि शीशे का कलर क्या है? व्हाट इज़ द कलर ऑफ मिरर? हमारी आंखें 10 मिलियन अलग अलग रंगों को डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, लेकिन शीशे का कलर इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है। ये न तो वाइट की कैटेगरी में आता है और न ही सिल्वर की कैटेगरी में आता है। यह हकीकत में वही कलर है जो इस पर रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ कोई सही शीशा नहीं है। सभी रियल मिरर लाइट की एक बहुत छोटी सी मात्रा को एब्जॉर्ब करते हैं, जो 510 नैनोमीटर के रेंज का रिफ्लेक्शन का कलर सबसे अच्छा होता है, जिसमें ग्रीन लाइट विजिबल होता है। इसलिए टेक्निकली आपके शीशे का रंग ग्रीन या टीची ग्रीन होता है। दोस्तों, मेरा अगला सवाल ये है कि हम अपने दिमाग को कितना इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन भी शामिल हैं, हम अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं। 1890 के दशक में अमेरिकन साइकोलॉजी को विलियम जेम्स ने पैदा किया। उन्होंने कहा, हम में से बहुत से लोग दिमाग की एबिलिटी को पैदा ही नहीं कर सकते। यह गलतफहमी लंबे समय तक बनी हुई थी। सच्चाई यह है कि हम अपने दिमाग के लगभग हर हिस्से को इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर दिमाग का हर हिस्सा एक्टिव रहता है। जब हम सो रहे होते हैं तो भी हमारा दिमाग एक्टिव होता है, और यह भी बात सही है कि दिमाग का हर हिस्सा हर टाइम फ़ौरन एक्टिव नहीं होता। अधिकतम क्षमता और सभी में सचेत के लिए दिमाग का जो सेल है उसे 1 to 16% सक्रिय होना चाहिए। मेरा अगला सवाल ये है कि जब हम कंप्यूटर में कोई फ़ाइल को डिलीट करते हैं तो वो फ़ाइल कहाँ जाती है? क्या वह मिट जाती है या वह फ़ाइल कहीं चली जाती है जहाँ से आप उसे वापस नहीं ला सकते? दोस्तों, जब भी आप फ़ाइल को डिलीट करते हैं तो वो फ़ाइल कहीं नहीं जाती है। वो फ़ाइल आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में ही मौजूद होती है। जबकि आपने उस फ़ाइल को डिलीट कर दिया है, आपने उस फ़ाइल को कंप्यूटर के बस न्यू लोकेशन पे भेज दिया है। आपके कंप्यूटर में एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट करता है कि आपका डाटा कहाँ स्टोर है, और आमतौर पर बड़ी फ़ाइलों को मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। जब आप किसी फ़ाइल को ओपन करते हैं तो हार्ड डिस्क पॉइंटर को फॉलो करता है और आपकी फ़ाइल इरेज नहीं होती है। ये फिज़िकली आपके हार्ड डिस्क में मौजूद होती है, जबकि उसका लोकेशन चेंज हो जाता है, और आप चाहें तो किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से इरेज फ़ाइल को वापस ला सकते हैं। सवाल ये है कि हमारी आंखों का रिजोल्यूशन कितना होता है, और इसका आंसर है 576 मेगापिक्सल। दोस्तों, जो डिजिटल इमेज होता है वह मिलियंस स्मॉल सेल से बना होता है और उस सेल को पिक्सल कहते हैं। एक सिंगल मेगापिक्सल एक इमेज में 1 मिलियंस पिक्सल के बराबर होता है। अगर एक इमेज की लंबाई और चौड़ाई आपको पता हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कैमरा कितना पिक्सल हासिल कर सकता है। हालांकि ह्यूमन आई डिजिटल कैमरे की तरह नहीं होती। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या सूर्य की रोशनी कुछ भी तौलती है? और इसका आंसर है हाँ। सनलाइट जो होती है वो फोटान से बनी होती है, और निश्चित रूप से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए इसका द्रव्यमान बराबर होता है। यही कारण है कि जिस एरिया पे सनलाइट नहीं पड़ती उसका वज़न हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू सनलाइट एरिया। एक दिन में पैदा होने वाली सूर्य की रोशनी का वेट लगभग 3.7 इंटू 10 kg होता है। मेरा अगला सवाल ये है कि यूनिवर्स का केंद्र कहाँ है? और जवाब है हर जगह। जी हाँ, यूनिवर्स की शुरुआत लगभग 13.7 बिलियन ईयर पहले बिग बैंग से हुई थी, और ये अब तक फैले ही जा रही है, और इसके फैलने का केंद्र हर जगह मौजूद है। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यूनिवर्स में हैं, सब कुछ विस्तार हो रहा है और सेम रेट से आपसे दूर जा रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या हम यूनिवर्स के संबंध में किसी केंद्र पर स्थित हैं या नहीं। वैसे तो हम निश्चित रूप से हैं। यदि आपके पास एक पावरफुल टेलीस्कोप हो तो यूनिवर्स के इन तक
सभी साइड आप देख सकते हैं, तो क्या आप पृथ्वी के एक तरफ दूसरी की तुलना में अधिक यूनिवर्स पाएंगे? नहीं, ये सभी साइड में एक जैसा ही दिखेगा। और इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि पृथ्वी सेंटर है। मेरा अगला सवाल ये है कि हम सब मिलकर अगर पृथ्वी पर जंप लगाएंगे तो क्या होगा? और इसका जवाब है कुछ नहीं। पृथ्वी पर लगभग 7 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं। इसका मतलब ये है कि कुल इंसानों का वज़न लगभग 7 × 80 बिलियन kg हो सकता है। हालांकि पृथ्वी का कुल मास 5.9 × 10 kg है, जो कंपैरेटिवली बहुत अधिक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, हर एक्शन के लिए हमेशा इक्वल और अपोजिट एक्शन होता है। तो टेक्निकली एक छोटा प्रभाव होगा अगर हम सभी एक स्थान पर एक साथ मिलते हैं और ठीक उसी टाइम ज़मीन से 30 सेंटीमीटर ऊपर कूदते हैं तो पृथ्वी को लगभग 5.3 × 10 मीटर की दूरी पर धकेल देंगे, जो कि एक सिंगल हाइड्रोजन एटम की चौड़ाई का 1/100वां हिस्सा है। और जब हम पृथ्वी पर वापस आएंगे तो पृथ्वी अपनी पिछली पोजीशन पे वापस आ जाएगी। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या हम गन को स्पेस में फायर कर सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ। कहीं पे भी गन को फायर करने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आउटर स्पेस के खालीपन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गन पाउडर पूरी तरह से सेल्फ कंटेंट होता है और ये एटमॉस्फेयर पर डिपेंड नहीं होता, इसलिए गन स्पेस में बेहतर काम करेगी। बुलेट के बैरल में हवा को पुश या कंप्रेस नहीं देना होगा और ये स्पेस में अनंत दूरी की यात्रा कर सकती है। मेरा अगला सवाल ये है कि हमारी दुनिया में कितना पैसा है? और इसका जवाब है 75 ट्रिलियन US डॉलर। हमें एक्यूरेट संख्या पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अमाउंट का एक स्पेशल नेम जानते हैं और इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे MO, M1, M2 और M3 कहते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई इंसान या कोई एलियन हमारी पृथ्वी को ख़रीदता है तो कितने में ख़रीदेगा? इसका जवाब है 3 to 4.4 क्वाड्रिलियन पाउंड। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज के एक एस्ट्रोफिजिस्ट ग्रे लो मैन ने ग्रह की कुल वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए एक इक्वेशन बनाया है और ये इक्वेशन प्लैनेट के साइज़, एज, टेम्परेचर, हैबिटेबिलिटी और इसमें अदर क्रूशियल फैक्टर्स को भी शामिल किया है और ये अर्थ के 3 क्वाड्रिलियन पाउंड वैल्यू को एवेल्यूएट करता है, जो स्पेस का सबसे महंगा प्लैनेट बनता है।